अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 फिज़िक्स का जो है हमारा मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, इसके एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है। और सीआरक्यूज़ भी करेंगे, ईआरक्यूज़ भी करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और साथ ही साथ 10 न्यूमेरिकल्स जो आपको एंड में दिए हुए हैं, बराबर में चल भी रहे होंगे, ये तमाम चीज़ें करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक बात बता दूं, पेपर इधर से ज़रूर बनेगा। बुक के पीछे जो क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़, न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं ये ज़रूर आते हैं पेपर में, तो आपने अच्छी तैयारी करके जानी है। और डेरिवेशंस भी कराऊंगा, सारी चीज़ें डिटेल में कराऊंगा, जस्ट एक वीडियो वॉच कर लो। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भाई देखो ME इंग्लिश सेंटर के ग्रुप्स बन गए हैं, जिसकी फ़ीस 3000 रुपये है पूरे साल के लिए। इस फीस में आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। अच्छा, मैथ के बने नहीं है, मैथ के बनेंगे तो वो भी दे देंगे, उसके अलावा तमाम सब्जेक्ट होंगे। तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर का सॉल्व, मॉडल पेपर, और आपको पता है हमारे गैस पेपर 70 से 80% लग जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। आपने फर्स्ट ईयर में भी हमारे गैस पेपर से किया होगा, तो आपको पता है कि कितने ज़्यादा गैस पेपर लगे थे। तो सारी चीज़ें करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है वो MCQ से स्टार्ट लेते हैं, उसके बाद जो है वो आगे जाएंगे। पूरे साल के लिए है फ़ीस, ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, ठीक है। चलो, अब MCQs आपके सामने चलते रहेंगे, आप उसे मेरे साथ पढ़ते रहना, और जो है वो जहाँ पर सॉल्यूशंस होंगे वहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन भी करा दूँगा, तो टेंशन वाली बात तो होगी नहीं इंशाल्लाह आपको। अच्छा, अब आ जाते हैं सबसे पहले हम अपने MCQs वाले सेक्शन की तरफ, ठीक है। तो MCQs, अच्छा MCQs यहाँ पर आपको 10 दिए हुए हैं, तो 10 ही आपने जो है वो करने हैं। अच्छा देखो भाई, सबसे पहला MCQs आपको क्या दिया हुआ है, द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन अ गैस इज़। ये पूछ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन किस तरह का है। देखो भाई, आपने जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस की मदद से प्रेशर निकाला था, है ना। फिर प्रेशर की मदद से हमने काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन निकाला था, जो कि हमें क्या निकल कर आया था, काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू 3/2 K और T, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो निकल कर आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिलेशन आपको किस तरह का नज़र आ रहा है। रिलेशन आपको जो है वो डायरेक्ट नज़र आ रहा है। देखो, कांस्टेंट हटा दो, टेम्परेचर को T लिख दो, कांस्टेंट हटा दो, तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, सही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा वाला हमारा जो है वो जवाब बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं ABC करके लगवा दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, नहीं भाई, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो फर्स्ट का B बिल्कुल सही है। टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, सही है। पढ़ भी दूंगा तो आप लोगों को कन्फ्यूजन भी नहीं होगी इंशाल्लाह। अब ये पूछते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो, स्टैंडर्ड कंडीशन यानी STP। STP क्या होता है, S फॉर स्टैंडर्ड, T फॉर टेम्परेचर, P फॉर प्रेशर। स्टैंडर्ड, टेम्परेचर, प्रेशर, इनके ऊपर, इस कंडीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी, इस कंडीशन के ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनकी एक फ़िक्स वैल्यू आ रही होती है। तो वो वैल्यूज़ आपने बतानी है कि STP पर टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, प्रेशर। देखो याद रखना, STP पर प्रेशर जो है वो 1 atm आ रहा होता है। ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर आपके पास आ रहा होता है सेल्सियस में 0 सेल्सियस, केल्विन में अगर देखोगे तो 273 केल्विन। तो सही कौन सा हुआ, A। देखो उन्होंने प्रेशर तो ऑलमोस्ट हर जगह सही दे दिया, लेकिन टेम्परेचर में फ़र्क रखा है, तो सही कौन सा आएगा, A, 0 सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। अच्छा, अब ये कहते हैं इफ़ द टेम्परेचर इज़ कीप्ड कांस्टेंट, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा है। अब देखो, कौन सा ऐसा लॉ आपको मैंने पढ़ाया था जिस पे टेम्परेचर कांस्टेंट था, बिल्कुल सही, बॉयल्स लॉ। तो टेम्परेचर इज़ कीप्ड कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डबल, वॉल्यूम आप डबल कर दें। देन द प्रेशर ऑफ अ गैस इज़, प्रेशर क्या होगा। सबसे पहले तो देखो बॉयल्स लॉ को याद करो, और बॉयल्स भाई से बोलो कि बॉयल्स लॉ बताएं हमें क्या होता है। तो देखो, बॉयल्स लॉ ये था आपके पास
कि वॉल्यूम जो है वो आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन देखो, बहुत तहम्मुल से सॉल्व करो, मज़े से। वॉल्यूम आपको दे दिया 2V। अच्छा, ये चेंज है तो इसके ऊपर प्राइम लगा दो, प्रेशर तो प्रेशर ही है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सेट करा दो प्रेशर के लिए। P को इधर ले आओ, N को इधर ले आओ और V को इधर ले जाओ, ठीक है, V को नीचे ले जाओ। अब V कितना दिया हुआ है देखो आपके पास, V दिया हुआ है N/2V। प्रेशर क्या हुआ, वॉल्यूम क्या हुआ, डबल। अच्छा, N और ये V, ये NV किसके बराबर है, प्रेशर के। तो 2, ये चेंज निकाल रहे हो तो इस पर ये लगा दो 2V। तो सॉरी, मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया डिनोमिनेटर को। तो प्रेशर क्या हुआ आपका, हाफ हो गया। देखो नज़र आ रहा है ना, प्रेशर आपका हाफ हो गया है। ठीक है, ठीक है भाइयों, प्रेशर आपका हाफ हो गया। तो ए इसका सही है, रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू का हाफ आपका प्रेशर आ रहा है। अच्छा, एवोगाड्रो नंबर इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन। एवोगाड्रो नंबर क्या बताता है कि भाई एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं या एटम है। तो सही कौन सा हुआ, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बताता है आपको कि एक मोल में कितने एटम या मॉलिक्यूल्स हैं। 5वें पे आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहे हैं मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर। ये बेसिकली आपसे काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन जो हमने निकाला था, यानी जो एक फार्मूला निकाला था वो पूछ रहे हैं। फार्मूला याद रखना, आगे यूज़ भी होगा। काइनेटिक एनर्जी एवरेज 3/2 kT। सही है। तो ये कौन सा आ रहा है, ये भी आपके पास ए आ रहा है, सब ए आ रहे हैं। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। यानी अगर आपको बुखार नहीं है, फीवर नहीं है और आप बिल्कुल नॉर्मल हो, फिट हो, आपकी सेहत अच्छी है, तो मैं आपका टेम्परेचर निकालूं तो कितना आ रहा होगा। यहाँ पर सेल्सियस में भी बताया, फ़ारेनहाइट में बताया। सेल्सियस में आता है 37 सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में आता है 98.6 फ़ारेनहाइट। अब देखो ये बी वाला भी बहुत करीब करीब है, लेकिन काफ़ी फ़र्क है दोनों में, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं 7 वाला करते हैं, बहुत आसान है। द प्रेशर P, डेंसिटी रॉ एंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन। आपने याद करो प्रेशर का एक फार्मूला ड्राइव किया था, बहुत बड़ी डेरिवेशन की थी हमने। क्या फार्मूला ड्राइव हुआ था कि P = 1/3 डेंसिटी और V का स्क्वायर, है ना। तो ये किस में लिखा हुआ है आपके पास, C में लिखा हुआ है। आसान आसान MCQs हैं। इन एयर एट STP, एक एयर STP पर है, यानी एयर को हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे रखा हुआ है, ठीक है। द एवरेज स्पीड ऑफ द एयर, अब एवरेज स्पीड क्या होगी ये आपने बताना है। देखो डायरेक्ट सही पे आ जाते हैं क्योंकि बड़े बड़े इसके आंसर्स हैं। हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो ज़्यादा आ रहा होगा देन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स से। तो डी इसका सही जवाब है, 8 का आपके पास डी सही है। अच्छा, अब 9 पढ़ते हैं। अब 9 आपको यहाँ पर मैंने थोड़ा बताना है, ठीक है। 9 मैंने आपको सिखाना है। देखो भाई, है मुश्किल नहीं, आसान है, बस आपको जो है वो फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आपने क्लियर कर ली बात। देखो भाई, यहाँ वो कह रहे हैं इफ़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज़ इंक्रीज। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर कितना बढ़ाया हमने, 3 टाइम्स बढ़ा दिया, ठीक है। जो भी हमारे पास टेम्परेचर था उसको हमने 3 टाइम्स कर दिया। द रूट मीन, RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी कहते हैं इसे हम, ऑफ अ मॉलिक्यूल्स विल बी। अच्छा, सबसे पहले रूट मीन स्क्वायर स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लो। V = होल रेडिकल 3RT/m। m यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, इसको याद रखना। अब देखो, अगर आप टेम्परेचर को 3 टाइम्स बढ़ा रहे हो तो वेलोसिटी कितने टाइम बढ़ रही है ये बताना है, सही है। अब देखो ये मेरा हो गया, चेंज आएगा तो ये भी चेंज है, ये 3 हो गया, ये R हो गया, ये 3T हो गया, सही है, और ये M हो गया।
अब इस 3 को बाहर निकाल लो, तो ये स्क्वायर रूट 3 अलग से लिख दिया मैंने, 3RT/m। देखो ये 3RT/m किसके बराबर है, v के। तो ओरिजिनल में इतना फ़र्क आ गया, स्क्वायर रूट 3 टाइम फ़र्क आ गया। सही है, देखो मैंने करके भी दिखा दिया आपको। तो 9 का आपके पास है C। अब आखिरी का करते हैं। अ गैस इज़ इनक्लोज इन एन आइसोलेटेड कंटेनर। देखो आइसोलेटेड कंटेनर एक ऐसा कंटेनर है जिससे ना हीट बाहर जाती है ना अंदर आती है। सही है, तो आपके पास गैस उस कंटेनर में आपने भर दी माशाल्लाह से, विच इज़ प्लेस ऑन अ फास्ट मूविंग ट्रेन। अब उस चीज़ को आपने ट्रेन में रख दिया, उस कंटेनर को ट्रेन में रख दिया कराची से लाहौर ले जाने के लिए। यूनिफॉर्मली द टेम्परेचर ऑफ अ गैस। अब टेम्परेचर ऑफ अ गैस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, सी ट्रेन के ज़्यादा या तेज़ चलने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब चेक कर लेते सही किया, यानी बी ए ए ए ए ए सी डी सी सी, बिल्कुल सही है भाई। चलो समझ में आई ना बात, डाउट क्लियर हुआ ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, फील आया ना। चलो अब करते हैं, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। ग्रुप में आप लोग ज़रूर ऐड हो जाना। देखो मैं बार बार ग्रुप में ऐड होने की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि ग्रुप में हम आपको जो है ना बहुत सारा मटेरियल बना के भेज रहे होते हैं, और वो मटेरियल इसी वजह से बन पाता है कि आप लोग ग्रुप में ऐड होते हो, तो इसलिए कहता हूँ ग्रुप में ऐड हो जाना। 3000 रुपये फ़ीस है पूरे साल के लिए। ठीक है, पूरे साल के लिए, महीने की नहीं है, 2 महीने की नहीं, पूरे साल। जस्ट साल में एक बार दे दो और ग्रुप में आराम से तैयारी करो, पढ़ाई करो, टेस्ट वगैरह दो, अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है, अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी CRQs होते हैं। CRQs का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस शॉर्ट में। ठीक है, तो CRQs काफ़ी क्वेश्चन है, हम तेज़ी में करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इनको अच्छा पढ़ चुके हैं, तो हम ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाएंगे। अच्छा, वाई द अर्थ इज़ नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अर्थ थर्मल इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है विद द सन। देखो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कम ज़्यादा होता रहता है, ये आपको अच्छी तरीके से बात पता है, सरफेस की बात कर रहा हूँ, कोर में नहीं जाना। तो क्यों, क्योंकि भाई सन से कभी जो है वो हमें ज़्यादा एनर्जी मिल रही होती है, कभी कम, है ना, फ़र्क पता है ना। चलो, तो अर्थ एंड सन आर नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज दे डोंट हैव एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये आइसोलेटेड भी नहीं है, तो ये एनर्जी रिप्लेसेस हो रही होती हैं, एक फॉर्म एनर्जी दूसरे में तब्दील होती रहती है। अच्छा दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। 2 सही है। डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज़ डायरेक्ट। डायरेक्ट है, आप लोगों को पता है, हम देखो बहुत डिटेल में इसे पढ़ चुके हैं ना, तो अब हम आंसर्स देंगे शॉर्ट, तो जल्दी जल्दी करेंगे ताकि न्यूमेरिकल भी तो ज़्यादा है ना, वो भी तो टाइम लेंगे ना। अच्छा अब तीसरे पे आ जाओ। इट इज़ ऑब्जर्व डैट। अच्छा पहले मैं ये दूसरे में ये पूछा था कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। आपको पता है डायरेक्ट रिलेशन है, फॉर्मूले से बात साबित है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू 3/2 kT, तो डायरेक्ट रिलेशन है। सही। इट इज़ ऑब्जर्व डैट व्हेन मर्करी इज इन ग्लास थर्मोमीटर इज पुट इन अ फ्लेम, द कॉलम ऑफ मर्करी फाइंड डिसेंट एंड देन राइज। तो भाई देखो मर्करी क्या होता है, जब मर्करी को टेम्परेचर मिलता है ना तो वो फैलती है, बढ़ती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, नीचे देख लो। ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ ग्लास मर्करी फर्स्ट फॉल बट लेटर ऑन राइज ड्यू टू लेयर। सही, बात क्लियर हो गई ना। तो ग्लास में भी चेंज आ रहा है और मर्करी में भी। अच्छा, व्हाट इज़ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एक कंडीशन है जिसके ऊपर आप एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हो टेम्परेचर की, एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हो प्रेशर की, और एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हो किसकी, वॉल्यूम की। सही है, वॉल्यूम की 22 dm³ होती है, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अच्छा अब आ जाते हैं, हम आगे चलते हैं। छोटे छोटे से आंसर्स हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। द प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर कंटेनिंग हाइड्रोजन विल लीक मोर क्विकली दैन इफ़ इट इज़ कंटेनिंग ऑक्सीजन। देखो भाई कह रहे हैं नाइट्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है वो तेज़ी में लीक हो रही है, ऑक्सीजन की हल्के, वजह बताओ। चलो देखते हैं। एज अ हाइड्रोजन इज़ लाइटर देन ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन लाइटर है ऑक्सीजन से, तो इसीलिए नाइट्रोजन तेज़ी में फैल रही है। दिस मोलिक्यूलर मास एंड डेंसिटी इज़ लेस देन ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज गैस इज़ ग्रेटर। तो
लाइटर होने की वजह से, हाइड्रोजन हल्की है, आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर भी कम है और ये हल्की है, तो इसीलिए ये तेज़ी में लीक होती है, ऑक्सीजन हल्के लीक होती है, ठीक है। वैन अ सील थर्मोस बॉटल, थर्मोस बॉटल देखिए ना आपने, थर्मोस क्यों बोल रहे हैं उसमें, क्योंकि देखो उसमें जो है वो ऐसा हो रहा होता है कि ना ही हीट बाहर जा रही होती है ना ही अंदर आ रही होती है, जिससे अंदर जो चीज़ है वो एक ख़ास टेम्परेचर पर रहती है। तो कहते हैं कि वैन अ सील्ड, आपके पास एक पूरी तरह सील्ड थर्मोस बॉटल है, फुल ऑफ कॉफ़ी, उसमें कॉफ़ी भरी हुई है ताकि आप बाद में पी सको। इस शेकन, व्हाट आर द चेंजेस अकर, अच्छा आपने जिस थर्मोस में कॉफ़ी भरी हुई आपने उस थर्मोस को हिलाया, अब क्या होगा ये आपने बताना है। व्हेन द बॉटल इज शेकन द कॉफ़ी विल एक्सपीरियंस सम इंटरनल मूवमेंट विच may cause some molecular to collide and exchange kinetic energy. However, this effect is small and overall temperature of the coffee will remain nearly constant. देखो जब आप हिलाओगे थर्मोस को तो कॉफ़ी अंदर हिलेगी, कॉफ़ी अंदर हिल रही है तो जो मॉलिक्यूल्स है कॉफ़ी के वो भी हिल रहे हैं, लेकिन कॉफ़ी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतना ज़्यादा नहीं हिलेंगे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और काइनेटिक एनर्जी आपस में एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा अब 8 पढ़ते हैं। अच्छा 8 के बाद डायरेक्ट 9 आ रहा है यहाँ पे। हाउ डज द काइनेटिक एनर्जी अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्व फैक्ट, अ गैस एग्जैक्ट प्रेशर, अ प्रेशर ऑफ अ गैस डिपेंड अपॉन इट्स टेम्परेचर। यहाँ पर आपसे काइनेटिक एनर्जी का जो है वो रिलेशन यहाँ पे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई एक गैस है जो एग्जर्ट कर रही है प्रेशर, तो देखो भाई अ गैस एग्जर्ट प्रेशर अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी थ्योरी, आपने ना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ाई थी ना मैंने, उसमें हमने ये पोस्टुलेट पढ़े थे, उसी को यहाँ पे बताना है। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी गैस पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, आपने ये पढ़ा था कि भाई गैस के पार्टिकल रैंडम मोशन कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन में करते हैं हमेशा मोशन, कर्व नहीं बनता। अ प्रेशर ऑफ अ गैस डिपेंड अपॉन इट्स टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस में ये भी पढ़ा था कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी, प्रेशर कम करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू the temperature of a gas is measured of average kinetic energy of a particles, ठीक है। as the temperature increase, अच्छा टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन भी देख लो कि भाई अगर आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। मूव फास्टर, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन, कि देखो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो मॉलिक्यूल्स जो है ना गैस के वो फास्ट मोशन शुरू कर देंगे, जब उनका मोशन फास्ट हो जाएगा तो वो प्रेशर बढ़ा देंगे, सही है। अच्छा अब आ जाओ आगे। अब यहाँ पर ना एक कैलकुलेशन है, वैसे तो न्यूमेरिकल इन्होंने आखिर में दिए हुए थे लेकिन यहाँ पे भी डाल दिया है, अब इसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा वैसे सॉल्व हुआ मैं बराबर में एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा ना तो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कह रहे हैं कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड आपने बतानी है, ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल्स एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर है। अच्छा रूम टेम्परेचर पर याद रख लो टेम्परेचर कितना होता है 20 सेल्सियस, रूम टेम्परेचर पर 20 सेल्सियस हम लेते हैं, STP नहीं कह रहे हैं, रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर हम टेम्परेचर 20 सेल्सियस लेते हैं, और अगर इसे केल्विन में पढ़ोगे तो 293 लेंगे, सही है। 273 होता है ना तो 20 का इजाफा कर दो तो 293 हो जाएगा। एंड कंपेयर इट टू द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, टेम्परेचर ले लिया और केल्विन में 293 ले लिया। अच्छा वेलोसिटी हमें नहीं पता, वो तो हमें कैलकुलेट करनी है। अच्छा हमारे पास जो है वो, हमारे पास जो k की वैल्यू है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वो आपको पता है 1 × 38 × 10⁻23 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, देखो बराबर में लिखा हुआ भी है, ये लिखा हुआ सही है। अच्छा अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है 3 kT/m, इससे पहले मैंने लिखा था RMS होल रेडिकल 3 kT/m, सही है। अच्छा एटॉमिक मास ऑफ गैस क्या है आपके पास, एयर क्या है, याद रखना एयर का एटॉमिक मास होता है 28.96 AMU, एटॉमिक मास पर यूनिट, सही है। अच्छा अब आपके पास यहाँ पर हमने क्या किया,
हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाली। के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू है 1.38 एक्सपोनेंट 23 माइनस में, सही है। और टेम्परेचर की वैल्यू रख दी मैंने। उसके बाद मैंने डिनोमिनेटर में क्या रखा? देखो डिनोमिनेटर में मैंने सबसे पहले रखा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के साथ देखो यहाँ पर ये देख लो, ये m बराबर है एटॉमिक मास और ये मोल के, ठीक है। तो मैंने एटॉमिक मास रखा, यानी m की वैल्यू रखी मैंने सबसे पहले। m की वैल्यू आ रही थी 28.96। उसके साथ मैंने एक u के लिए, एक यूनिट के लिए काम किया, तो वो मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। फिर जब सबको सॉल्व किया तो 502 आ रहा है मेरे पास। देखो मैं इसे पूरा प्रॉपर सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि हम इसे पहले कर चुके हैं, इसलिए। तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब आ जाओ आगे चलते हैं। अब ERQs की तरफ चलते हैं, जो कि हैं आपके पास बड़े वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो ERQs में आपके पास सबसे पहला 1 क्वेश्चन, व्हाट इज़ टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या है ये आपने बताना है। एक्सप्लेन द स्केल्स ऑफ टेम्परेचर इन डिटेल। देखो भाई मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं टॉपिक अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लिखना टेम्परेचर, एनी इंग्लिश सेंटर, वीडियो मिल जाएगी। लेकिन यहाँ मैं समझा दूंगा आपको सारी बातें। देखो भाई टेम्परेचर आपको पता है कि हॉटनेस एंड कोल्डनेस मेजर करता है, या एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स मेजर करता है, ठीक है। हमारे पास 3 स्केल्स हैं, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, वहाँ पे लिखा हुआ है। इनका आपस में रिलेशन भी बता दिया है, सही है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अच्छा, आपको अगर ये फॉर्मूले भूल जाते हो ना कि क्या रिलेशन है आपस में टेम्परेचर स्केल्स का, तो आप ये याद रख लो बस, Tc-0/100 इक्वल टू Tf-32 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल टू Tk-273 डिवाइडेड बाय 100। ये रिलेशन याद रख लो हमेशा। आप कोई भी कन्वर्जन करनी हो आराम से कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। अब स्केल्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं तो इसको बराबर में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ। सही है। देखो बॉयल्स लॉ आपके पास क्या है? बॉयल्स लॉ आपके पास है, बॉयल्स के लिए जस्ट बी लिख रहा हूँ, कि वॉल्यूम जो है वो आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। चार्ल्स लॉ क्या है? वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। एवोगाड्रो लॉ क्या है? कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ एटम के। अब इसी चीज़ को ग्राफ बनाकर बुक में जो एक्सप्लेन किया हुआ वैसे कर दो। देखो यहाँ करा हुआ भी है अच्छी तरह से। बॉयल्स लॉ लिखा हुआ है, उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। फिर चार्ल्स लॉ लिखा हुआ है कि द लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम वी ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ग्राफ वगैरह ज़रूर ड्रॉ करना क्योंकि ये पूरा ऐसे ही लिखा जाता है। एवोगाड्रो लॉ कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ एटम के। सही है, तो यहाँ पे ये लिख दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ड्राइव जनरल गैस लॉ बाय यूज ऑफ गैस लॉ। गैस लॉ किसे कहते हैं? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, इनको गैस लॉस कहते हैं। अब इन तीनों को कंबाइन करो। देखो ये मैंने कराया हुआ है आपको, आप लिखना जनरल गैस लॉ, एमी इंग्लिश सेंटर, वीडियो मिल जाएगी, ये सवाल वहाँ पूरा एक्सप्लेन हुआ हुआ है। तो जो मैंने टॉपिक कराए हुए हैं, वैसे तो सारे कराए हुए हैं, मैं बताता रहूँगा वीडियो में। तो तीनों को कंबाइन कर देना, कंबाइन कर देना, आपके पास जनरल गैस लॉ आ जाएगा, जो कि बनता है PV = nRT। ये R कांस्टेंट है जिसे हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। अच्छा, अब आपने डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर मूवमेंट कॉज द प्रेशर एक्सर्ट बाय अ गैस, ड्राइव प्रेशर इक्वेशन। प्रेशर इक्वेशन जब भी वो बोलेंगे आपको ये ड्राइव करके बताना है, 1/3 ρ। अच्छा, मैं जब इसको कराया था ना, मैंने इस फॉर्मूले को जब ड्राइव कराया था तो वहाँ मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैं स्क्वायर लगाना भूल गया था, लेकिन मैंने आखिर में लगा दिया था। तो आप लोग भी लगा लेना पहले ही, ठीक है। आजकल गलतियाँ ज़्यादा इसलिए हो रही हैं क्योंकि माइक बड़ा मसला कर रहा है मेरा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने प्रेशर ऑफ गैस बताना है। क्या होता है कि जब आपका जो मॉलिक्यूल है वॉल से टकराता है तो प्रेशर एक्सर्ट करता है। उसके बाद फिर आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस की मदद से प्रेशर की पूरी डेरिवेशन करनी है। देखो जो कि यहाँ पर हुई भी है,
पूरी डेरिवेशन लिखी हुई है, बराबर में चल रही है, देखते रहो। खुद हमने लिखी है तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखो कितनी बड़ी डेरिवेशन है। अब ये सवाल मैं करा चुका हूँ। अगर आपको लग रहा है सर आप करा नहीं रहे, तो देखो ये गलत बात है। एक चीज़ एक बार करा चुका हूँ ना, अभी वो मौजूद भी है। आप क्या करोगे, आप लिखोगे प्रेशर ऑफ गैस एमी इंग्लिश सेंटर। बहुत प्यारे तरीके से समझाया है, एक एक पॉइंट समझाया है, तो उसको देख लेना। इस सवाल को मैं करा चुका हूँ। यहाँ जस्ट मैं डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूँ आपके लिए। चलो भाइयों और बहनों, अच्छा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस भी है। टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, तो वो भी आपने बताना है। ठीक है, तो वो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रेशर ऑफ गैस का इस्तेमाल करोगे, उसको फिर आप प्रेशर को खोल दोगे, PV = nRT, और उससे आप आगे पता कर लोगे। ठीक है, ये लो देख लेना, सवाल बराबर में चल रहा है। अब आ जाओ जिस चीज़ का आप वेट कर रहे होगे, न्यूमेरिकल वाले सेक्शन का, तो वो कराते हैं। न्यूमेरिकल में सारे खुद करा दूंगा, तो परेशानी टेंशन वाली बात नहीं होगी। कैलकुलेटर उठा लो जिससे आपको आसानी हो जाए। अच्छा भाई, सबसे पहले तो पहला वाला न्यूमेरिकल बड़ा आसान वाला न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल देखो यहाँ बराबर में चल रहा होगा, इसको पढ़ते रहना। अच्छा, जब भी न्यूमेरिकल लिखना कहीं भी ऐसे ही लिखना, गिवन डेटा और टू फाइंड, और न्यूमेरिकल नंबर हमारा है 1। सही है। कहते हैं द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज, मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट है आपके पास TC दिया हुआ है -39 सेल्सियस। सेल्सियस में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सेल्सियस में दिया हुआ है। कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके बता दो, TF में बता दो। ऐसे भी लिख सकते हो, जस्ट F, लेकिन TF लिखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड द कंफर्ट लेवल टेम्परेचर ऑफ, और कंफर्ट लेवल टेम्परेचर केल्विन में है आपके पास इतना 20 सेल्सियस। आई थिंक इसको भी फ़ारेनहाइट में बताना होगा। अच्छा, ये भी सेल्सियस में दिया हुआ है, इसको केल्विन में बता दो कितना होता है। ठीक है, इसको बता दो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, इसको बता दो केल्विन में कितना होता है। अब रिलेशन आप पीछे पढ़ चुके हो, उसको इस्तेमाल करो। देखो आपको पता है, आपको पढ़ाया गया था कि TC बराबर होता है 9/5। ठीक है, 5/9 या 9/5 ऐसे करो ना, 5/9 और TF -32। ये याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसे पढ़ा था। ठीक है, अब आपको क्या क्या पता है ये देखो। सबसे पहले वैसे तो सभी कुछ पता है आपको, यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नो। ठीक है, चलो इसको करते हैं आगे। अब देखो मुझे चाहिए ये, तो मैं क्या करूँगा, 9/5 को उधर ले जाऊँगा, 9 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब क्या बचा, TF -32, 32 को इधर ले आओ, 9/5 TC + 32 = TF। सही है, तो देखो TF आपके पास क्या आया, 9/5 TC। याद रखना ये 9/5 जस्ट TC के साथ है, 32 के साथ नहीं है। 32 के साथ होता मैं ब्रैकेट बना देता। अच्छा, अब देखो सर आपके पास 9/5 मल्टीप्लाई TC कितना है, -32 -39, हाँ जस्ट 39 है, +32। अब पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो इधर देखो, 9/5 मल्टीप्लाई 39, आपके पास कितना आ रहा है, 17.2, लेकिन माइनस में लगाना, क्योंकि देखो माइनस में 17.2 + 32। तो अब आपके पास मरकरी का जो टेम्परेचर आ रहा है वो आ रहा है -17.2 + 32, तो -38.2 आ रहा है। मरकरी का जो टेम्परेचर आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, आप बुक से भी मेजर कर सकते हो, और यहाँ पर लिख देना फ़ारेनहाइट में आपने निकाला। अब इसको केल्विन में निकालो, ये तो बहुत आसान है केल्विन वाला, कि केल्विन आपके पास बराबर होता है कितने के, TC + 273। देखो सेल्सियस में तो दिया हुआ है ऑलरेडी, केल्विन में ले जाओ इसे, तो सेल्सियस कितना है, 920 और 273, ये पार्ट B है। सही है, तो ये आ रहा है 293 केल्विन। चलो
ठीक है। तो एक टेम्परेचर सेल्सियस में निकल गया, एक टेम्परेचर केल्विन में निकल गया। तो यहाँ हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलो अब न्यूमेरिकल नंबर 2 कराता हूँ। बस मुझे आपको जो है ना कॉन्सेप्ट और फार्मूला समझाना है, बाकी तो माशाल्लाह से आप लोग भी इतने सेल्फ सफिशिएंट हो के खुद भी कर लोगे। है हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं। देखो ये भी बड़ा आसान और समझदार मतलब समझने वाला न्यूमेरिकल है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज, लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया। तो लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो ये दिया हुआ -321 फ़ारेनहाइट, ठीक है। चेंज इट इनटू इक्विवेलेंट केल्विन, आपने इसे केल्विन में बताना है कितना होता है। और आपके पास यहाँ पर एक तो डायरेक्ट रिलेशन होता है केल्विन और फ़ारेनहाइट का, जो कि आपके पास ये होता है TF -32 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल टू TK -273 डिवाइडेड बाय 100। चाहे तो ये लगा लो, लेकिन अगर ये नहीं लगाना चाह रहे, अब ये नहीं लगाना चाह रहे, ये कैसे लगाओगे? जस्ट आप यहाँ पर जो है वो वैल्यू पुट कर दो, बाकी सेट करा देना, ये केल्विन में आ जाएगा। अगर ये नहीं करना चाह रहे तो एक और तरीका सिखाता हूँ। देखो पहले क्या करो, सेल्सियस में पता कर लो, ठीक है। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा देना 273, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना। तो पहले सेल्सियस में पता कर लो। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन क्या है? बिल्कुल सही, 5/9 TF -32, यही है ना रिलेशन, ठीक है। अच्छा देखो, तो 5/9, अब TF कितना दिया हुआ है, -321 -32। अब क्या करो, इन दोनों को माइनस कर दो, -321 -32 इक्वल टू 5/9। तो ये आ रहा है -5353। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों तरीके बता दिए मैंने ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो 5 × 353 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 196.11, ठीक है। अच्छा अब ये आ रहा है माइनस में, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, माइनस में आ रहा है। अब आप क्या करो, इस फॉर्मूले में पुट कर दो केल्विन में लाने के लिए। तो -196.11 + 273, तो ये आ गया आपका केल्विन में। तो -196.11 + 273 इस इक्वल टू, एक मिनट, इस इक्वल टू 76.89। अगर मैं इसे कहूँ तो ऑलमोस्ट 77 ही आ रहा है केल्विन, ठीक है। ये आपका आ गया। अब देखो मैंने तो ये करा दिया, अब आपका काम ये है इससे करके बताओ, इससे भी करके बता दो। मैं नहीं करा रहा, लेकिन आप करके बताना, ठीक है। तो मैंने आपको, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी तरह से याद थे ना, इसलिए मैंने ये इस्तेमाल कर लिया। ये रिलेशन हमने टेम्परेचर जब पढ़ रहे थे तो उस वक्त पढ़ा था, आपको याद होगा इंशाल्लाह। तो चलो आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और इसके बाद और क्वेश्चन भी करेंगे, तमाम करेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लो। चलो इसको करते हैं। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बड़ा आसान है, जस्ट समझने वाली बात है। वैसे तो सब में ही समझना है, कोई भी इतना मुश्किल नहीं है। देखो कहते हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ ग्राम मोल ऑफ अ गैस एट 0 सेल्सियस। अच्छा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है गैस अगर 0 मोल पर, 0 टेम्परेचर पर वो है, 0 सेल्सियस पर वो है। ग्राम मोल, ये वर्ड याद रखना, ग्राम मोल का मतलब होता है एक मोल, ठीक है। ग्राम मोल का मतलब होता है 1 मोल, उन्होंने कहा भी है ग्राम मोल, ठीक है, 1 मोल हो गया। अच्छा अब वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है ये आपने बताना है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, T = 0 सेल्सियस। याद रखना हम सेल्सियस में रख के कैलकुलेशन नहीं करते हैं, केल्विन में करते हैं। तो इसको केल्विन में ले जाओ, TK = 0 + 273 कर दो तो ये केल्विन हो गया। एंड प्रेशर आपको दिया हुआ है 1 atm। अच्छा अब आंसर में
हम देख लेते हैं कि हमें किस तरह से करना है। अब देखो यहाँ पर क्या लग रहा है, क्या लगता हुआ नज़र आ रहा है, आपके पास एन भी है, टी भी है, प्रेशर भी है, बिल्कुल सही, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे, पी वी इक्वल टू एन आर टी, सही है। अब ये आर तो कांस्टेंट होता है ना, इसकी वैल्यू होती है आपके पास कांस्टेंट, अगर इसको रख के कैलकुलेट कर रहे हो तो 0.0821, ठीक है। अच्छा, अब यूनिट इसका लिख लेना, जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, ऐसे ही आता है। अच्छा, मैं लिख देता हूँ, बल्कि मैंने लिखा नहीं है ना इसका, तो लिख देता हूँ लीटर, यहाँ नहीं आ रहा इसका यूनिट, यहाँ लिख देता हूँ लीटर, एटीएम पर मोल और केल्विन, सही है। तो देखो हमें चाहिए वॉल्यूम, तो ऑब्वियस है कि भाई उधर ले जाना होगा बाकी चीज़ों को। अच्छा देखो याद रखना, ये जो न्यूमेरिकल होते हैं ना मुश्किल नहीं होते, बस इधर फंसते हैं, पता हो आप कहाँ, यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि कभी एटीएम में रखना होता है, कभी जो है वो पास्कल में रखना होता है, कभी जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो इस चीज़ को देखना, इस चीज़ को ध्यान में रख के करना, आंसर से पता चल जाता है कि किस चीज़ में आपने जवाब देना है। तो N1 है, R 0.0821 है, और T जो है वो 273 है, और प्रेशर 1 था। अब जस्ट इसकी कैलकुलेशन कर डालो, आपका आंसर आपके सामने होगा। 1 मल्टीप्लाई 0.0821 मल्टीप्लाई 273 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 22.4, V इक्वल टू 22.4, DM क्यूब भी लिख सकते हो इसे, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है लीटर पर मोल लिख लेना, लीटर्स पर मोल। अब आप बोलोगे वॉल्यूम का यूनिट तो ये होता नहीं है, देखो मोल के हिसाब से चेक किया हमने, एक मोल में कितना है, तो इसीलिए पर मोल लिखा है यहाँ पे, याद रखना इस बात को, ठीक है, हो गया ना। चलो आगे चलते हैं, बस यूनिट कन्वर्जन सीख लो, बाकी तो क्लियरिटी है भाई बात में। अच्छा, अब हमारा है न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 में आपने क्या करना है, एन एयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम इज, एक एयर को स्टोर करने वाला टैंक है, ठीक है, टैंक, तो वॉल्यूम है ये, लीटर, आप याद रखना लीटर वॉल्यूम का यूनिट है, 112 लीटर। अब आगे चेक करेंगे कि इसे कन्वर्ट करना है या नहीं करना। मास इसका है 3 kg का, बड़ा यूनिट है। प्रेशर इसमें है 1880 AMU, ATM, 18 ATM, एटमॉस्फेयर्स का मतलब होता है ATM, याद रखना। हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स इनटू टैंक टू इंक्रीज द प्रेशर। अच्छा, अब प्रेशर जो है हमें बढ़ाना है, प्रेशर क्या है, ये P1 था, P1 से P2 ले जाना है, तो ये पूछ रहे हैं कितनी एयर आपने इसमें और डालनी पड़ेगी। बेसिकली ये आपसे मांग रहे हैं M, ठीक है। देखो सिंपल करके समझाता हूँ, पहले बात क्या हो रही है। आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर जो है वो आपके पास इतना लीटर वॉल्यूम है उस कंटेनर का, इतना उसका मास है और इतना उसमें प्रेशर मौजूद है, सही है। अब वो कह रहा है प्रेशर हमें 21 करना है, तो कितना और मास इसमें डालना होगा ये आप बता दीजिए। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम तब्दील नहीं होगा, यानी जितना वॉल्यूम है कंटेनर का वॉल्यूम उतना ही रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बाल्टी है, बाल्टी में आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हो, ऐसा तो नहीं है बाल्टी को बड़ी कर लेते हो, ये तो कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं होता बाल्टी के अंदर ना, ठीक है। तो जो कंटेनर है गैस भरने का वो नहीं बढ़ रहा, वो सेम है। चलो सोल्यूशन करते हैं। बेसिक कहूँ तो यहाँ पर आपने M2 बताने के, सबसे पहले हम डेल्टा M बताना है, इंक्रीज़ बताना है कितना आएगा, ठीक है। अच्छा M1 हमारे पास आएगा, M2 निकाल लेते हैं, M2 निकाल लेते हैं, उससे फिर हम इंक्रीज़ बता देंगे, सही है। देखो P, अच्छा एक चीज़ याद रखना, ये बात मैंने अभी तक लिखी नहीं है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, इनमें तब्दीली नहीं आ रही, तब्दीली बस आ रही है मास और प्रेशर में। अच्छा देखो P1 V1 इज इक्वल टू NRT, ये हो गया जब
जब आपके पास प्रेशर 1 था। अब प्रेशर 2 हो गया तो P2V2 इज इक्वल टू nRT। अच्छा, अब टेम्परेचर भी बदलता है तो इसको T1 N1 और N2। अब देखो, मैंने एक बात बताई थी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि V1 और V2 चेंज नहीं होंगे, सेम वैल्यू देंगे। T1 और T2 भी चेंज नहीं होंगे, इसीलिए मैंने उनको 1 लिख दी, T लिखा था सिर्फ, लेकिन समझाने के लिए फिर मैंने चेंज करा। तो अब आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या बनेगी ये बताओ। नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम। अच्छा, अब आप लोगों का ये सवाल होगा, ये बात कहीं का है कि वॉल्यूम और प्रेशर कांस्टेंट है। देखो आगे लिखा हुआ है अज्यूमिंग नो चेंज इन टेम्परेचर, कोई चेंज नहीं आ रहा टेम्परेचर में, इसी तरह वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अब फॉर्मूला क्या, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो आपस में। नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बिकम एंड डिवाइड। तो क्या आ गया आपके पास P1। अब देखो V1 किसके बराबर है, V के, तो V लिख दिया। N1, इसको तो N1 ही लिखो। R तो R कांस्टेंट है, वो तो दोनों में एक आएगा, T। ठीक है, तो P2V N2RT। समझ में आया क्या किया, कांस्टेंट को V लिख दिया, कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल, कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल, जस्ट बच के क्या निकला N1 और P1 P2 इज इक्वल टू N1 N2। अब आपको N1 पता है, N1 मास के कब बराबर होता है, हेयर देखो ज़रा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। देखो मॉलिक्यूलर मास भी सेम रहेगा, क्यों, जो गैस पहले भरी हुई थी वही गैस दोबारा भर रहे हैं, एक ही सेम गैस दोबारा भर रहे हैं। ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, ये M1 हो जाएगा अगर N1 है, और M2 हो जाएगा अगर N2 है, याद रखना, चाहे यहाँ लिख लो, चलो ठीक है, कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख लो। तो P1 डिवाइडेड बाय P2 इक्वल टू M1 कैपिटल M। वैसे तो डायरेक्ट कैंसिल कर दो इसको यहाँ से, इस तरह से, या रेसिप्रोकल करके कैंसिल कर लो। क्या बना, M1 अपॉन M2। आपको क्या चाहिए, M1 M2 चाहिए ना, M2 को जल लिया, तो P2 M1 डिवाइडेड बाय P1, द आंसर इज M2। P2 क्या है 21 और M1 क्या है 3, P2 क्या है, नहीं P2 हाँ सही है, P1 क्या है 18 एंड द M2 इज, अब M2 कैलकुलेट कर लो, सिंपल M2 कैलकुलेट कर लो। तो M2 आपके पास कितना आ रहा है, 21 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 18, सॉरी 18, द आंसर इज 3.5। अब M2 आ गया, M1 आ गया, चेंज निकालना मुश्किल है, चेंज डेल्टा M इज इक्वल टू M2 माइनस M1, डेल्टा M2 कितना है 3.5 और M1 कितना था 3, चेंज कितना आया 0.5 kg में आया, kg में बोला है तो kg में रख लो। ठीक है भाइयों बहनों, परेशानी वाली कोई बात या जो ना समझ में आई हो, कोई बात जो बुरी लगी हो, तो कुछ ऐसा नहीं होगा। चलो ठीक है, देखो एक एक चीज़ बता दी थी मैंने, छुपाया नहीं कुछ भी। चलो अब आ जाओ, आखिरी करें डायरेक्ट 10, बाकी आप कर लेना, नहीं तो बाकी भी जो है वो यहीं कर लेते हैं। ठीक है, चलो इस बार हमने गिवन डेटा भी मिटा दिया। तो 2 फाइंड और न्यूमेरिकल नंबर 5 एंड गिवन डेटा, चलो करते हैं आगे। अब बलून, एक गुब्बारा है, उसमें आपने वॉल्यूम रखा है 0.04 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ प्रेशर उसका कितना है, याद रखना ये किलो पास्कल लिखा हुआ है, 120 किलो पास्कल, ये प्रीफिक्स है किलो, याद रखना। कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड, प्रेशर मांग रहे हैं,
ये कह रहा है कि हम जो है ना वॉल्यूम करना चाह रहे हैं 0.25, अभी कितना है 0.04, ठीक है। तो ये V1 हो गया, ये P2 हो जाएगा, P2 हो जाएगा और ये V2 हो जाएगा। तो अगर आप प्रेशर करते हो 0.025 0.04 से, अगर आप वॉल्यूम करते हो 0.025 0.04 से, तो प्रेशर क्या आएगा ये बताना है आपने। क्लैरिटी है। अब देखो बहुत सिंपल है, हमने पढ़ा था ना बॉयल्स लॉ में P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P2 पता करना है ना, बाकियों को उस तरफ ले आओ। तो P1 V1 अपॉन V2, तो P1 कितना दिया हुआ भाई 120। अच्छा आंसर अभी आप किलो में ही रख के कर लो सॉल्व, आखिर में जब लाएंगे ना तो उसे किलो से पास्कल में कर दूंगा, ठीक है, आखिर में कर दूंगा, अभी ज़रूरत नहीं है। अच्छा V1 कितना आ रहा है, चाहो तो यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हो। अच्छा V1 कितना आया था 0.04 और 0.025 आप बनाना चाह रहे हो, तो P2 कितना निकल कर आया आपके पास 120 मल्टीप्लाई 0.04 डिवाइडेड बाय 0.025, द आंसर इज 192 आ रहा है आपके पास किलो पास्कल। अच्छा अब मुझे उम्मीद है उन्होंने जस्ट पास्कल में दिया हुआ होगा। देखो किलो किसके बराबर होता है, किलो आप अच्छी तरीके से जानते हो, 190 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 लिख लो, यहाँ 1000 लिख लो। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दो ज़रा आपस में, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको मल्टीप्लाई करने से। देखो 192 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू, ये कर लेना साइंटिफिक दबा लेना, ठीक है। तो ये आ रहा है 0.192 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, मगर एक पॉइंट को और आगे मूव करा दोगे ना तो 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ना ये मिलेगा 0.92 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 पास्कल। एक पॉइंट आगे मूव करा दो तो इसमें से एक 1 कम हो जाएगा, 5 पास्कल। चलो परेशानी नहीं भाई, आओ भाई अब छठा न्यूमेरिकल करते हैं। अभी तो न्यूमेरिकल छोटे छोटे हैं, आगे आने वाले वक्तों में बड़े हो जाएंगे ये न्यूमेरिकल्स, मगर हम परेशान नहीं होंगे। चैप्टर्स जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे ना न्यूमेरिकल्स भी बड़े होते जाएंगे। न्यूमेरिकल नंबर 6, कहने वाले कहते हैं द मोलर मास ऑफ अ नाइट्रोजन गैस N2 इज, मोलर मास दे दिया यानी कैपिटल M की वैल्यू दे दी उन्होंने आपको, तो 28 ग्राम मोल इनवर्स। अच्छा मास दे दिया है इसका नाइट्रोजन का जो कि स्मॉल m से लिखा जाएगा, लेकिन ये ग्राम में आएगा, ठीक है। कैलकुलेट, अच्छा दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट रूम टेम्परेचर, वॉल्यूम रूम टेम्परेचर पे क्या वॉल्यूम आएगा ये बताना है। तो ये मैं V रूम लिख रहा हूँ। अच्छा रूम टेम्परेचर पे आपको टेम्परेचर पता है कितना, 020 सेल्सियस, लेकिन केल्विन में लिखूँगा तो कैसे आएगा, जस्ट ऐड कर दूँगा 273 को, तो ये केल्विन आ गया 293 केल्विन, ठीक है। अब सोल्यूशन की तरफ निकलते हैं। सबसे पहले आपने पता करना है वॉल्यूम। अच्छा एक कांस्टेंट की वैल्यू भी लिख लो, वो यहाँ पर इस्तेमाल होगी, R इज़ इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। इस यूनिट के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होती है, ये याद रखना। अच्छा अब हमें पता करना है सबसे पहले तो वॉल्यूम, रूम टेम्परेचर पे तो वॉल्यूम पता करने के लिए देख लेते हैं। अच्छा पहले उन्होंने नंबर ऑफ़ मोल मांगे थे ना, वो निकाल लेते हैं। देखो भाई नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला सब बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि जब तक आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं होंगे ना आप PV इज़ इक्वल टू NRT भी नहीं लगा सकोगे। देखो ये फार्मूला आ रहा होगा ना दिमाग में, लेकिन ये लगेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ n मिसिंग होगा और आपको V निकालना है। तो अगर एक इक्वेशन में दो चीज़ें कम है तो वो तो सॉल्व नहीं होगा। तो नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यू नो द मास कितना है 28 और मॉलिक्यूलर मास भी पता है 100 है आपको। अब मोल निकालेंगे, उल्टा लिख दिया, देखा, मास है 100 मॉलिक्यूलर मास 28 है, मैं भी बोलूँ ये तो कम आ जाएगा। 100 डिवाइडेड बाई 28 इक्वल टू
3.5, ठीक है, मोल, 7 भी लिख लो ताकि आंसर बिल्कुल बुक जैसा आ जाए। अच्छा, अब ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और वी चाहिए आपको एन आर टी। ये कितना है, 3.57 आया था। आर कितना था, 8.314 था। 293 था। और पी कितना था, पी पास्कल में दिया हुआ था हमें। अच्छा, पी हमने लिखा नहीं है, पी नहीं लिखा मैंने अभी तक। पी भी लिख लेते हैं भाई ज़रा। हाँ, पी दिया हुआ है हमें, पास्कल में ही दिया हुआ है। पी हमें दिया हुआ है 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵, यानी ये ATM है। लेकिन आप यहाँ पास्कल में ही लिखोगे क्योंकि सारे यूनिट उसमें दिए हुए हैं, SI में। तो 0.1 मल्टीप्लाई 10⁵। अब जस्ट कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। आओ ज़रा कराता हूँ कैलकुलेट। ये लो, 3.75 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 293 मल्टीप्लाई 1.01 एक्सपोनेंट 5, गलत है। द आंसर इज 0.086, ठीक है, 0.086, 0.086। अब यूनिट बताओ क्या आएगा। देखो, सारे यूनिट केल्विन आपने SI में रखा, तो द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम इन SI सिस्टम इज मीटर क्यूब। चेक कर लेना सही आया होगा। सेवन करते हैं। वैसे तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं था, लेकिन बस जस्ट थोड़ा सा टाइम इसमें ले लिया। कभी कभार ये सवाल थोड़े थोड़े से टाइम ले लेते हैं, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। सेवन, अ सैंपल ऑफ अ गैस, यहाँ पे लिखा हुआ है एक गैस का सैंपल दिया हुआ है, वो कंटेन करता है इतने एटम। तो इसे आप लिखना नंबर ऑफ एटम्स, जो कि आपको दिया हुआ है 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 एटम्स, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट द टेम्परेचर। वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर आपको ऑलरेडी इन्होंने शायद केल्विन में रख दिया है। हाँ, टेम्परेचर केल्विन में रख दिया है, तो 300 केल्विन। और प्रेशर इनको इन्होंने किलो पास्कल में दे दिया है। ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला देख लो। यहाँ पर जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आएगा वो वही आएगा। आर की वैल्यू आएगी आपके पास 8.314 जूल पर मोल केल्विन। सही है, ये तो आ गया। अब पी वी इज इक्वल टू NRT लगाना है। मसला ये नहीं है आपके पास, तो इसके लिए देखो क्या करना है। अब फॉर एन, देखो एन को निकालने के दो फार्मूले हैं। एक तो फार्मूला वो होता है कि मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एक फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। एक बार मैंने टेस्ट बना के भेजा था, उसमें एवोकाडो लिख दिया था। ये एक थर्ड टाइप चीज़ होती है। अच्छा, तो देखो नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए हुए हैं, 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻24, और एवोगाड्रो नंबर पता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। n इक्वल टू आएगा आपके पास, कर लो इन्हें कैलकुलेट, 3 एक्सपोनेंट 24 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो मोल आपके पास आ रहे हैं ऑलमोस्ट 5 है, लेकिन मैं इतने ही लिखूंगा जितने इन्होंने लिख के दिए। ठीक है, ऑलमोस्ट वैसे 5 आए, 8 है ये मोल्स। तो मोल्स आ गए आपके। ठीक है, मोल्स आ गए आपके। अब पी वी इज इक्वल टू NRT लग जाएगा। तो V चाहिए NRT और P नीचे आ जाएगा। तो 4.98 8.314
और T आपके पास है 300 और P आपके पास है, ठीक है। अच्छा, अब जस्ट इसे कैलकुलेट कर दो। अब मज़े की बात ये है कि ये यहाँ पे किलो में मौजूद है, इसको जो है ना हम यहाँ कन्वर्ट कर लेते हैं, यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं, हमें फिर आगे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं बचेगी। ये किलो पास्कल था ना, तो किलो को यहीं पे लगा दो, आगे आपको अलग से कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 4.98 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 300 डिवाइडेड बाय 0.10 मीटर क्यूब आ रहा है। वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है गलत है, सही है। जस्ट एक नंबर और लिख लेते हैं ताकि बुक जैसा आ जाए, ये ठीक है। अब करते हैं अपना 8वां न्यूमेरिकल भी करते हैं। काफ़ी इसमें टाइम लग जाता है, मैंने बताया ना आप लोगों को, क्योंकि ज़्यादा होता है तो इसलिए टाइम भी ज़्यादा ले लेते हैं। कहते हैं कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अच्छा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपने कैलकुलेट करनी है। RMS इसे कहते हैं, VRMS, ठीक है। R से मीन रूट, M से मीन, S से मीन स्क्वायर, और V ये जो आखिर में पहले V है इसका स्पीड होता है। मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऑफ टेम्परेचर 0 सेल्सियस दिया है, मगर केल्विन में करेंगे तो 273 आ जाएगा। प्रेशर जो है वो ATM में दे दिया, 1 ATM पास्कल में रखेंगे, ठीक है। पास्कल में ले जाने के लिए 1 को मल्टीप्लाई करा दो, 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, तो पास्कल में आ रहा 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पास्कल। देखो जितने भी ATM को पास्कल में ले जाना हो जस्ट मल्टीप्लाई करा दो इस फैक्टर से, 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, ठीक है। अज्यूमिंग हाइड्रोजन टू बी आइडियल गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन को आइडियल गैस लेना। डेंसिटी आपको यहाँ दे दी इन्होंने, डेंसिटी दे दिया इन्होंने आपको। अब डेंसिटी का क्या काम है यहाँ, अभी पता चल जाएगा। देख रहे हो सारे यूनिट इन्होंने उसमें दिए हैं, सारे यूनिट SI हैं, तो आपने आंसर भी SI में निकालना है। अब फॉर्मूले 2 हैं इसके, एक तो वो पहले जो मैंने पढ़ाया था, और एक फार्मूला इसका ये होता है कि 3P अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं कैलकुलेट। 3 आ गया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रेशर 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेंसिटी 8.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ V, कैलकुलेट। 3 मल्टीप्लाई 1.01 एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाय 8.99 एक्सपोनेंट -2। द आंसर इज, देखो डायरेक्ट कैलकुलेट हो गया, नज़र आ रहा? हाँ नज़र तो आ रहा होगा। वन 835.89 मीटर पर सेकेंड है, तो स्पीड तो यूनिट तो यही आएगा ना, चाहे स्पीड कोई भी हो यूनिट सेम रहता है, ठीक है। सेकेंड लास्ट, ठीक है। तो चलो इस पर थोड़ा सा मैं कपड़ा लगा देता हूँ ताकि साफ़ हो जाए, बोर्ड गंदा हो गया, काफ़ी इंक हो गई है बोर्ड पे। चलो ये ला, इट्स रेडी फॉर अ न्यू न्यूमेरिकल। अब आपके पास 9 मौजूद है, 9 को देखते हैं। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, अगेन वही मांग रहे हैं, VRMS, लेकिन अब डेटा तब्दील है थोड़ा। स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एट, हाइड्रोजन का टेम्परेचर आपको दे दिया 500 केल्विन पर। मास ऑफ प्रोटॉन इन्होंने दे दिया MP, लिख लेना है, ठीक है। तो 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg
केजी दे दिया मास है ना। अच्छा हाँ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23 जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन, ठीक है केल्विन है, ये केल्विन है। अच्छा अब देखो फॉर्मूला समझ में आ रहा है कौन सा लगेगा, बिल्कुल ठीक। अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, दो फॉर्मूले थे ना, पहले एक लग गया 3kT/m। अब सब कुछ तो आपके पास है, ये भी है ये भी है, फिर पुट कर दो। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आपको जो है ना वो समझानी है मैंने, वो ये है कि इन्होंने मास ऑफ प्रोटॉन दे दिया जो कि इन्होंने कहा 1.67 है, लेकिन आपको पता है कि हाइड्रोजन में यहाँ पर हमें 2 मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इधर। चलो मैं बता देता हूँ हो क्या रहा है, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन आ गया आपके पास mp, अब इसमें 2 आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27, वो यहाँ पुट होगा। एक प्रोटॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है आपके पास, इसलिए 2 आ रहा है। 2 मल्टीप्लाई 1.67 एक्सपोनेंट -27 इक्वल टू 3.34 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। अब पुट कर दो, आप आंसर आ जाएगा। देखो भाई v इज इक्वल टू 3, k क्या है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻20 23, t क्या है 500, एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग इज m। इसको mp लिखा है तो चाहे यहाँ भी mp कर लो, ले लो 3.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। द फाइनल आंसर इज, देखो भाइयों 3 मल्टीप्लाई 1.38 एक्सपोनेंट -23 मल्टीप्लाई 500 डिवाइडेड बाय 3.34 एक्सपोनेंट -27। द आंसर इज 2489 2489.49 मीटर पर सेकेंड। टू 489 सही है। बस ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट अगर याद रह जाएंगे तो फिर आपका आसान हो जाएगा। चलो अब आखिरी करते हैं और उसके बाद फिर अलविदा लेते हैं। तो अब आखिरी न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा आखिरी न्यूमेरिकल में देखें कुछ पार्ट्स बना दिए इन्होंने। डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू पता करनी है पार्टिकल्स के लिए। ऑफ एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस है एट, देखो दो टेम्परेचर पे पता करनी है, दो टेम्परेचर पे आपने वैल्यू पता करनी है। T1 पे जब 10 सेल्सियस है आपके पास, T1 पे पता करनी है जब 10 सेल्सियस है, डायरेक्ट केल्विन में कन्वर्ट कर लो, 293 कर लो इसे डायरेक्ट। टू 9 अगर समझ नहीं आ रहा तो ये लो 10 + 2 7 3, तो ऐड होने के बाद 293 केल्विन हो गया। अच्छा एक आपने पता करनी है 40 सेल्सियस पे, 40 सेल्सियस, तो इसको भी कर लो 293, हाँ इसको भी 273 से ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 320 हो जाएगा, 310 हो जाएगा, 313। तो ये आपके पास केल्विन में हो गया 313 केल्विन। एक इस पे वैल्यू पता करनी है और एक इस पे पता करनी है।
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिख लो 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 जूल पर मोल केल्विन। सोल्यूशन लिख लो। सबसे पहले तो T1 के लिए पता करना, तो फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज में बराबर होती है 3/2 KT के बराबर। वैल्यूज़ पुट करो ज़रा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 और 293। द आंसर इज हेयर एवरेज। एवरेज है इसलिए यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, यहाँ पे तो लिख ही दिया ऑलरेडी। देखो पता कैसे करना है, डायरेक्ट पता कर लो। 3/2 मल्टीप्लाई 1.38 एक्सपोनेंट -23 मल्टीप्लाई 293। दिख रहा है, नज़र आ रहा है? तो 6.05। अच्छा कुछ फ़र्क आ रहा है। अच्छा हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऐड करने के बाद, आप सही आ रहा है। 3/2 मल्टीप्लाई 1.38 x 3/2 मल्टीप्लाई, देखो फिर करके बता देता हूँ। 3/2 मल्टीप्लाई 1.38 एक्सपोनेंट -23 प्लस 293। अच्छा आई थिंक कुछ मसला आ रहा है शायद कैलकुलेटर में, नहीं बल्कि मल्टीप्लाई ही होगा, हमने गलत ऐड कर दिया। सही है। तो हमारे पास आंसर में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। अच्छा तो फ़र्क नहीं आ रहा है, ठीक आ रहा है। असल में शायद मैं बीच में प्लस लगा रहा था। देखो एक चीज़ यहाँ पे रख लो कि अगर आप 1.38 लिखोगे ना तो आंसर आएगा 5.71, और अगर आप 1.38 लिखोगे तो 6 आ जाएगा आंसर में। ज़रा देख लो, यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ। तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखना। ये देख लो 6.0, तो ये करीब करीब ही है। तो बुक में जो है वो 5 करके दिया हुआ होगा, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, जूल। अब इसी तरह से T2 पता कर लो, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी एवरेज इक्वल टू 3/2 KT। सही है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, एवरेज भी लिख दो, एवरेज इक्वल टू 3/2 के जो है वो 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23, और अब ये 8 हटा देना वरना फिर वही मसला आएगा, और 313। अब आंसर निकाल लो, 313। तो आंसर आपका आ रहा है, जस्ट कैलकुलेट कर लेना ऐसे, ठीक है। डायरेक्ट ही करना, वैसे तो अच्छा डायरेक्ट ही होता है। ये 2 आंसर आ गए। अच्छा इन्होंने और कुछ भी मांगा था। पार्ट 1 तो हमने सॉल्व कर लिया, पार्ट बी भी देख लो। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट दिस टेम्परेचर। अब आपने पर मोल पे भी बताना है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल बताना है, तो जस्ट इससे एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है। देखो यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करा दो, इधर कर लो, आ जाओ। सबसे ये जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आई है ना, इसके साथ एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करा दो, बी पार्ट में आ जाओ। तो काइनेटिक एनर्जी, इसको लिखेंगे कैसे, काइनेटिक एनर्जी 1 लिख लो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसके साथ एवोगाड्रो नंबर, काइनेटिक एनर्जी एवरेज। सही है। तो एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, और आपका आंसर क्या निकला है, 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻21। अब इसे ज़रा मल्टीप्लाई कर लो आपस में एक दूसरे से। चलो मैं करके दिखाता हूँ। 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई 5.8 एक्सपोनेंट -12। द आंसर इज 3, 4,
अच्छा, बुक जैसा बनाना है तो डबल 2 लगा लो भाई यहाँ। बुक जैसा बनाना है तो डबल 2 लगाना पड़ेगा। अच्छा, बुक जैसा बनाना है ना तो यहाँ डबल 2 लगा लो। अब देखो, जैसा मैं लिख रहा हूँ वो भी ठीक है, आप जैसे लिख रहे हो वो भी ठीक है, करीब करीब है, बहुत दूर नहीं है। 3492.76 जूल, ठीक है। ये लो, आ गया बुक जैसा? नहीं, अभी भी नहीं आया। आपको बनाना है बुक जैसा, क्योंकि बुक में इस तरह से नहीं दिया हुआ, बुक में थोड़ा अलग दिया हुआ है। ठीक है, हमारा जो आ रहा है वो बहुत करीब करीब ही है, यहीं पे रख लेते हैं, यही बहुत है। बल्कि यहाँ 6 भी लगाना पड़ेगा। देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, इतना डीप में देखा नहीं जाता। ये भी ले आओगे ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल बुक जैसा बनाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है कि डेसिमल के बाद बहुत आगे देखना पड़ रहा है। अब देखो बुक जैसा आ गया, ठीक है। तो ये तो वही बात हो गई कि हम बस रट रहे हैं अगर इस तरह से कर रहे हैं। आप ये भी लिख सकते हो 6.02, बहुत है। अब दूसरे को भी करते हैं, दूसरे में भी ऐसे ही किया होगा इन्होंने। अच्छा, n तो सेम रहेगा। अब लिख लेते हैं हम अपना काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले की। ठीक है, तो चलो काइनेटिक एनर्जी दूसरे की लिख लेते हैं। अच्छा, तो 6.48। अब देखो यहाँ 8 नहीं है, लगा लो भाई, क्या कर सकते हैं, बुक जैसा बनाना है तो। मल्टीप्लाई 10⁻⁻21, सही है। अब इसको सॉल्व करो। 6.022 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई 6.48 एक्सपोनेंट -21। द आंसर इज़ 39। एक मिनट, ज़रा पाँव लग गया मेरा। काइनेटिक एनर्जी 2 आ रहा है आपके पास, 3902.256 जाओ। अब मैं चेक कर लेता हूँ ये बुक जैसा है या फ़र्क है इसमें भी, क्योंकि मैं बुक जैसा बना रहा हूँ। वैसे तो ठीक कर रहा हूँ मैं, लेकिन बुक जैसा भी बना के आपको दिखाना है ताकि आपको ना थोड़ा सा भरोसा हो जाए कि हाँ ये ठीक आ रही है ये चीज़। तो 1 मिनट आप मुझे दें बस, ज़रा मैं बुक जैसा बना लेता हूँ। हाँ, ये तो पूरा बुक जैसा है, ये ठीक है, सही। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर हमारा काम जो है वो कंप्लीट हुआ। शायद कुछ ऐसा हो जो समझ ना आया हो। याद रखना, देखो हमें ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल बुक जैसा ही आंसर बोर्ड में लिखना है। अगर जैसे मैंने लिखा था 6.02, क्योंकि अमूमन एवोगाड्रो नंबर इतना ही लिखा जाता है, तो वो भी करोगे तो मसला नहीं है, करीब करीब आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप बोर्ड में ये याद करके थोड़ी ना जाओगे कि इसका आंसर क्या आ रहा था, आप तो बस कॉन्सेप्ट पता होगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।